साल 2025 ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये साल दुनिया के लिए सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं था। ये वो साल रहा जब ताकत की परिभाषा बदली, गठबंधनों की शक्ल बदली और युद्ध सिर्फ मोर्चों पर नहीं लड़े गए, बल्कि ये देश के अंदर तक दाखिल हुए। और ये युद्ध हमेशा की तरह रिवायती हथियारों से नहीं लड़े गए, बल्कि एआई तकनीक का भी इसमें भरपूर इस्तेमाल हुआ। और ये वो साल भी रहा जब लोकतंत्र सवालों के घेरे में आया और दुनिया 3 नहीं तो कम से कम 2 अलग अलग दिशाओं में तो साफ साफ तौर पर बटी नजर आई। अमेरिका और चाइना की हम बात कर रहे हैं। 2025 ने एक और बात एकदम वाज़े तौर पर बता दी कि कोल्ड वॉर कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, बस उसने अपना चेहरा बदल लिया था। दुनिया में रोज़ क्या होता है, इसकी झलकियां हम आपको हमारे डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत में तो देते ही हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 ने दुनिया को कैसे बदला, कौन सी बड़ी घटनाएं रहीं जिन्होंने विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ दी। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और आप खबर गांव देख रहे हैं। इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना अमेरिका में घटी जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में लौटे। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना सिर्फ अमेरिका की घरेलू राजनीति की कहानी नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक संकेत था कि अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। और ऐसा हुआ भी। राष्ट्रपति बनने के बाद ही उन्होंने दुनिया के कई देशों के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दी। भारत, चीन, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, इन सब की जद में आए। अमेरिका से धंधा पानी बिगड़ा तो कई देशों ने नए पार्टनर्स बनाने शुरू कर दिए। कुछ बन पाए और कुछ नहीं भी बन पाए। कुछ की बात अब भी चल रही है और इसका असर अगले साल यानी 2026 में भी दिखने वाला है। ट्रंप के फैसलों ने यूरोप से लेकर एशिया तक उनके सहयोगियों ने भी और उनके विरोधियों ने भी अपनी अपनी रणनीतियाँ जो है वो नए सिरे से लिखनी शुरू कर दी। 2025 का एक पूरा अध्याय युद्धों के नाम भी रहा है। यूक्रेन की जंग तीसरे साल में दाखिल हुई। 2025 में ये लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं रही, ये नेटो की विश्वसनीयता और पश्चिम की सहनशीलता की परीक्षा भी बन गई। सिर्फ गज़ा की जंग शहर के अंदर नहीं लड़ी गई, यूक्रेन के अस्पतालों में रूसी बम गिरे, यूक्रेन के ड्रोन भी मॉस्को तक पहुंच गए। यूक्रेनियों ने मॉस्को के अंदर कई हाई प्रोफाइल हत्याएं भी करवाईं। फिर ज़ेलेंस्की की सामूहिक बेइज्जती भी इसी बरस हुई थी और इसी बरस चर्चा का विषय भी बनी रही। 28 फरवरी 2025 को जब ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने वाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप ने उन्हें खूब सुनाया था। ये सब लाइव कैमरों में कैद हुआ, सुर्खियां बनी। फिर ज़ेलेंस्की को बताया गया कि आप ये जंग हार रहे हैं, लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि दोनों नेताओं के रिश्तों में बेहतरी आई, सुधार आया। उसके बाद फिर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से भी बाद में मुलाकात की और शालीनता से उनकी बात सुनी भी। फिर अलास्का में ट्रंप ने पुतिन को भी दावत दी, वो आए, खाना खाए, यूक्रेन वॉर पर बातचीत हुई और उल्टा ट्रंप को ही मॉस्को आने की दावत देकर वो फुर्र हो गए। हासिल क्या आया इसका भी कुछ पता नहीं है। अब तक बात चल ही रही है कि जंग रोकेंगे, ऐसे रोकेंगे, वैसे रोकेंगे। पुतिन अपनी शर्तों पर टस से मस नहीं हुए हैं। इस साल भी उनकी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आया है। उल्टा ट्रंप ही बोल पड़े हैं कि ये नेगोशिएशंस है वो बहुत टफ हैं। 2025 में ही गज़ा वॉर की तपिश पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस की गई। हूती विद्रोहियों ने नेतन्याहू से कहा कि अगर आप गज़ा पर हमला नहीं रोकेंगे तो हम इसराइल पर हमला करेंगे। नेतन्याहू ने हमले नहीं रोके, सो हूती विद्रोहियों ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन ये सभी जो हमले थे हूती विद्रोहियों के, वो एकदम फुस साबित हुए। बस इसराइली शहरों में सायरन बजते और मिसाइल खाली जगहों पर जाकर गिर जाती। इसका जो बदला था वो नेतन्याहू ने भी लिया और ट्रंप ने भी लिया। दोनों ने मिलकर यमन पर हमले किए और इन हमलों में सैकड़ों लोगों की जान गई। याद रखिएगा कि हूती लड़ाकों के अलावा भी आम नागरिकों की भी इन हमलों में जान गई है, वो मारे गए हैं। फिर लेबनान पर हमले तो इसराइल ने 2024 में ही शुरू कर दिए थे और सितंबर 2024 तक हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लीडर हसन नसरल्लाह समेत अन्य जो टॉप लीडरशिप थी उसको भी ख़त्म कर दिया। कमांडर्सों, नेताओं, उन सबको इसराइल ने ख़त्म कर दिया। 2025 में ये हुआ कि हिजबुल्लाह ने हथियार डालने की शर्त लगभग कबूल कर ली है और दिसंबर 2025 में ये डिसआर्ममेंट का जो पहला फेज़ है वो पूरा हो भी गया है। उसकी बातचीत और आगे बढ़ भी रही है। लेकिन 2025 में अगर किसी एक टकराव ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा कर रख दी तो वो थी 12 रोज़ा ईरान इसराइल जंग, 12 डे वॉर। ये जंग बॉर्डर पर नहीं लड़ी गई, आप जानते हैं, बल्कि इसका फोकस ईरान की वो न्यूक्लियर साइट्स थी जिनका नाम सालों से वाशिंगटन और तेल अवीव की फाइलों में लाल स्याही से लिखा जा रहा था। इसराइली हमलों का मुख्य निशाना बने नतान्स, फोर्दो और अस्फहान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर।
जहां ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट करता है और अपने सेंट्रीफ्यूज भी डेवलपमेंट करता है, ऐसा इसराइल और अमेरिका आरोप लगाते हैं ईरान पर। फिर इसराइल ने दावा किया कि उसने क्रिटिकल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जो ईरान की है उसको पीछे ढकेल दिया हमला करके, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और भी थी। IAEA ने 12 डे वॉर के दौरान ही कह दिया था, उसके बाद भी तफसील से जो जांच हुई उसके बाद कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। एजेंसी के मुताबिक एनरिचमेंट कैपेबिलिटी जो है वो उसमें अस्थायी रुकावटें आई हैं, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है जिससे प्रोग्राम, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का, वो ख़त्म ही हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो न्यूक्लियर प्रोग्राम रुका नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए धीमा हो गया है। फिर जब ये सब चल रहा था, अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर रहे थे, तो ईरान भी जवाब दे रहा था। उसने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इनका जो निशाना था वो सैन्य ठिकाने थे, इसराइली सैन्य ठिकाने और एयरबेस रहे। इसराइल की एयर डिफेंस ने ज़्यादातर हमले रोक लिए, लेकिन कुछ मिसाइलें अंदर तक घुसी और नुकसान भी हुआ। दोनों देशों ने जानबूझकर जंग को लिमिटेड रखा, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमला था ईरान की, वो अपने आप में एक रेड लाइन क्रॉस करना था। अमेरिका इस जंग में न्यूट्रल नहीं था। उसने पहले तो ईरान से इसराइल आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में मदद की और उनकी जो एयर डिफेंस को रियल टाइम सपोर्ट दिया। फिर ट्रंप ने अपने बिट्टू बॉम्बर भेजे और उनके ज़रिए भी वहाँ ख़ास बम गिराए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर। 12 दिन चली इस जंग में इसराइल में दर्जनों लोग मारे गए और ईरान में मरने वालों की जो संख्या थी वो लगभग 1000 पहुँच गई थी। हासिल क्या हुआ? इसराइल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर पाया। ईरान इसराइल को झुकाने में नाकाम रहा। IAEA अपनी ही रिपोर्टों में भी कह रहा है कि ईरान अब भी न्यूक्लियर एनरिच कर रहा है। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, क्षेत्र और ज़्यादा अस्थिर हुआ, लेकिन रणनीतिक तस्वीर वहीं की वहीं रही। इसराइल को ईरान पर हमला करने का मौका गज़ा वॉर की वजह से मिला था, क्योंकि ईरान अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ये जंग लड़ रहा था। और इसी की आड़ में नेतन्याहू ने मिडल ईस्ट की कई जगहों पर, कई हिस्सों में ये जंग फैला दी। नेतन्याहू ने लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और कतर तक की ज़मीन पर हमले किए। पर 2025 में ये जंग सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं ठहरी। कुछ पुरानी जंग भी चलती रहीं, कुछ नई जंग भी शुरू हुई। सबसे बड़ी और सबसे संगठित जंग जिसे माना जाता है 2025 में भी, वो रही यूक्रेन की लड़ाई। रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे साल में दाखिल हुआ 2025 में, और ये अब इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। ना कोई जीत रहा है, ना कोई हार रहा है। 2025 तक इस युद्ध में लाखों सैनिक हताहत हो चुके हैं, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और यूक्रेन का बड़ा हिस्सा सैन्य सहायता पर अब टिका हुआ है। अफ्रीका में 2025 का सबसे भयावह युद्ध सूडान में अभी भी जारी है। सूडानी सेना और RSF मिलिशिया की लड़ाई ने देश को दो हिस्सों में तोड़ दिया है। UN के मुताबिक 2025 तक सूडान में 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। एक एक्यूरेट कोई आंकड़ा है नहीं। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि मरने वालों की संख्या लाख तक पहुंच गई है और 1 करोड़, ये भी अनुमान है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बन चुका था 2025 में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी जो जगह थी वो लगभग शून्य रही। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन रही। M23 रेबल्स और सरकार की सेना के बीच संघर्ष 2025 में भी जारी रहा। हज़ारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए। ये जंग इसलिए अहम थी क्योंकि ये सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि खनिजों और संसाधनों की भी जंग थी, कोबाल्ट, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स की। फिर हमारे पड़ोस में भी एक गृह युद्ध चल रहा है। हम म्यांमार की बात कर रहे हैं। 2025 में भी ये ख़त्म नहीं हुआ। सेना और विद्रोही गुटों के बीच लड़ाई ऐसी लग रही है मानो ये कोई स्थायी युद्ध बन गया है। हवाई हमले हो रहे हैं, गांव के गांव जलाए जा रहे हैं और शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ 2025 में म्यांमार में 30 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। फिर यूरोप की बात करते हैं। वहाँ एक छोटा लेकिन ख़तरनाक तनाव कोसोवो और सर्बिया के बीच भी बना रहा। 2025 में सीधे युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन सीमा पर हिंसक झड़पें हुई। नेटो की तैनाती ने बाल्कन को फिर एक बार अस्थिर कर दिया। ये याद दिलाने के लिए काफ़ी था कि यूरोप में शांति स्थायी नहीं है। लैटिन अमेरिका की बात करें तो जंग पारंपरिक जो वॉर होती, युद्ध होती है, वैसी नहीं थी, लेकिन हैती 2025 में लगभग एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। हथियारबंद गिरोहों ने राजधानी के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। सरकार बेबस दिखी और संयुक्त राष्ट्र का जो हेल्पिंग मिशन था, सुरक्षा मिशन था, वो वहाँ भेजना पड़ा। मरने वालों की संख्या हज़ारों में थी और राज्य की पकड़ लगभग ख़त्म हो चुकी थी।
कंबोडिया और थाईलैंड का सीमा विवाद इसी साल लड़ाई में तब्दील हुआ। विवाद का केंद्र वही रहा है जिसे दुनिया प्रह विहार मंदिर के नाम से जानती है। 11वीं सदी का खमेर साम्राज्य का ये शिव मंदिर है जो आज कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर बना है। एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ बेसिकली है। तो जो मंदिर की भौगोलिक तौर पर जो स्थिति वो थाईलैंड की तरफ है, वहीं पे उसका दरवाज़ा खुलता है। लेकिन ऐतिहासिक और कानूनी तौर पर इसकी कहानी एकदम अलग है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने फैसला दिया था कि प्रह विहार मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है। थाईलैंड ने उस समय ये फैसला मान लिया, लेकिन विवाद ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि असली लड़ाई मंदिर की इमारत से ज़्यादा उसके आसपास की ज़मीन को लेकर थी। 2013 में ICJ ने फिर स्पष्ट किया कि मंदिर के आसपास का जो इलाका है वो भी कंबोडिया के अधिकार क्षेत्र में ही माना जाएगा, लेकिन थाईलैंड ने इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि आज स्थिति ये है कि मंदिर पर नियंत्रण जो है वो कंबोडिया का है। कंबोडियाई झंडा भी यहाँ पे लहराता है, कंबोडियाई सेना भी यहाँ पर तैनात है, लेकिन मंदिर तक पहुँचने वाले रास्तों और आसपास की कुछ ऊंचाइयों पर, कुछ चट्टानों पर थाईलैंड अपनी मौजूदगी बनाए रखता है। और उन्होंने इस साल, इस बरस 2025 में ख़ास तौर पे थाईलैंड ने अपनी मौजूदगी वहाँ बढ़ाई ही है। यानी ज़मीन पर कंट्रोल बटा हुआ है और यही बंटवारा टकराव की एक वजह बना। 2025 में ये पुराना विवाद फिर से इसलिए भड़का क्योंकि दोनों देशों में आ गई हैं राष्ट्रवादी सरकारें। इसने कहा कि ये इलाका हमारा है, उसने कहा कि ये इलाका हमारा है, और लड़ाई शुरू हो गई। सीमा पर गश्त बढ़ाई गई, सैनिक आमने सामने आए और कुछ मौक़ों पर फायरिंग भी हुई। झड़पें सीमित रहीं, लेकिन ये संदेश एकदम साफ था कि प्रह विहार सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि संप्रभुता का प्रतीक बन चुका है। अब 2025 में लड़ाई की बात हो रही हो, विवाद की बात हो, झड़पों की बात हो, और हम भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चली थी उसको मेंशन ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। शुरुआत उसकी हुई थी 22 अप्रैल 2025 से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भयानक आतंकी हमला हुआ था जिसमें आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। भारत ने इस हमले को पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का परिणाम बताया और उसकी निंदा की, आलोचना की। फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर, पाकिस्तान में अलग अलग 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिनमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप शामिल थे और ट्रेनिंग कैंप भी इसमें शामिल किए गए थे। भारतीय अधिकारियों ने दावा किया कि इन हमलों में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं और केवल आतंक के ढांचे को ही निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद स्थिति और गर्मा गई। पाकिस्तान ने जवाब में आर्टिलरी फायरिंग जो थी वो शुरू कर दी, विशेषकर जम्मू कश्मीर के पौंछ, बारामुल्ला और उरी इलाकों में शुरू हुआ था, जिसमें सीमा पार से गोलीबारी के कारण सैनिकों और आम नागरिकों की मौत हुई, कुछ लोग घायल भी हुए। भारत की तरफ से एक BSF जवान और 12 नागरिक, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, वो शहीद हुए। पाकिस्तानी जो पक्ष है वो दावा करता है कि उनके करीब 35 से 40 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हुई है। फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया। लड़ाई तेज़ हुई तो ट्रंप ने जंग रुकवाने का दावा कर दिया। पाकिस्तान ये जंग रुकवाने का जो दावा है उसका जो क्रेडिट है वो ट्रंप को दे देता है और उन्होंने दिया भी है कई मौक़ों पर। लेकिन भारत ने कहा है कि हमें युद्ध रुकवाने के लिए जो फ़ोन था वो पाकिस्तान से आया था। अफ्रीकी महाद्वीप भी 2025 में लड़ाई से अछूता नहीं रहा। साहेल रीजन में अस्थिरता देखी गई। माली, बुर्किना फासो और नाइजर में इस्लामिक उग्रवाद और सैन्य सरकारों की लड़ाई हुई और 2025 में मज़ीद ये लड़ाई फैली ही है। इस पूरे इलाके में पश्चिमी जो सेनाएं हैं वो पीछे भी हटती दिखी। 2025 की इन सारी जंगों को जोड़ कर देखो तो एक पैटर्न साफ दिखता है। ये युद्ध सीमाओं के लिए कम और सत्ता, संसाधन और नियंत्रण के लिए ज़्यादा लड़े जा रहे थे। इनमें से ज़्यादातर जंगों का कोई साफ अंत नहीं दिखता, कोई जीत नहीं है, कोई हार नहीं है, सिर्फ लंबी तबाही। देखिए, सबसे बड़ा चैप्टर तो जंग का ही हो गया। पिछले कुछ सालों में ऐसा ही होता आया है। आप देख लीजिए, तमाम ईयर एंडर उठाकर हमारी दुनिया में के मौजूदा हुक्मरानों को जंग से इतना प्रेम है ही कि वो हर जगह लड़ाई ही लड़ाई कर रहे हैं। खैर, एक नज़र अफ्रीकी महाद्वीप पर भी और थोड़ा विस्तार से डाल लेते हैं। अफ्रीका इस साल वैश्विक राजनीति का साइड शो नहीं रहा। साहेल क्षेत्र में नाइजर, माली और बुर्किना फासो, जैसे हमने बताया, ये जो देश थे वो पश्चिमी प्रभाव से खुलकर धीरे धीरे दूरी बनाई इन्होंने। ख़ासतौर पे फ्रांस विरोधी जो भावनाएं हैं सड़कों पर दिखी, क्योंकि फ्रांस के ही जो वेस्ट अफ्रीका के जो ज़्यादातर देश थे वो ग़ुलाम थे और वहाँ पे
फ्रांस की सेनाएं तैनात थी। तो इन देशों ने क्या किया कि वहाँ से फ्रांस की सेनाओं को निकालना शुरू किया और तख्ता पलट हुए। सैन्य सरकारों ने फ्रांस और ब्रिटेन या पश्चिमी दुनिया के एवज़ आप समझ लीजिए कि रूस और चीन की ओर झुकाव बढ़ाया, और अफ्रीका ये बताने लगा कि अब हम वो सिर्फ मदद लेने वाले नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी शर्तों पर सौदा करने वाले खिलाड़ी हम बन चुके हैं। ये बदलाव चुपचाप नहीं हुआ, बल्कि सत्ता संतुलन को झकझोर कर सामने आया। इसलिए इब्राहिम ट्राओरे भी इस बरस बहुत वायरल रहे इंटरनेट पर। अब आ जाइए यूरोप पर। यूरोपियन यूनियन का इस साल इलेक्शन हुआ, जिसमें राष्ट्रवादी पार्टी और दक्षिणपंथी पार्टियों का दबदबा दिखा। इमिग्रेशन, यूक्रेन वॉर और आर्थिक दबावों पर यूरोप अब पहले जितना एकजुट नहीं दिख रहा था। ये चुनाव इस बात का संकेत बने कि यूरोप भी अंदर से अब बदल रहा है। धर्म और सत्ता की राजनीति भी इस साल इतिहास लिखती दिखी। पोप फ्रांसिस का निधन हुआ। ये सिर्फ कैथोलिक चर्च के मुखिया का जाना नहीं था, उस आवाज़ का भी खामोश हो जाना था जो सत्ता से ज़्यादा इंसानियत की बात किया करते थे। वेटिकन में शोक था, लेकिन दुनिया भर में ये सवाल गूंज रहा था कि क्या चर्च फ्रांसिस के रास्ते पर चलेगा या वापस रूढ़िवादी हो जाएगा। फिर नया पोप चुनने के लिए एक कॉन्क्लेव शुरू हुआ, और इसी ऐतिहासिक मोड़ पर चुने गए कार्डिनल रॉबर्ट प्रेवोस्ट, जो बने पोप लियो 14। फिर 2025 का साल चीन के लिए भी बहुत अच्छा साबित हुआ। उसने ट्रंप के टैरिफ का जवाब देकर सिर्फ ये नहीं बताया कि हम आपको टक्कर दे सकते हैं, बल्कि ये भी बताया कि हमसे 3-5 किए तो हम अपना खुद का एक अलग गुट भी बना सकते हैं। और इसी आशंका ने ट्रंप को शायद डराया भी, असहज भी किया। तभी तो उन्होंने पीएम मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जिनपिंग की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिख दिया था कि हमने भारत को भी चीन के हाथों खो दिया है। 2025 में ही चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर डिफेंस इंडस्ट्री तक, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। चीन ने इसकी जो सप्लाई थी वो रोकी, तो अमेरिका डर गया, यूरोप भी डरा। फिर जाकर अमेरिका ने कायदे से बात शुरू की चाइना से, और अब बात चल रही है। फिर इंडो पैसिफिक रीजन में भी चीन और ताइवान का जो तनाव था वो मज़ीद बढ़ा। चीन ने ताइवान के आसपास कई मिलिट्री ड्रिल्स किए इस साल भी, और बताया कि हम हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिर इसी बरस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो डिफेंस डील थी वो भी ताइवान और अमेरिका के बीच हुई थी। बेसिकली अमेरिका से हथियार खरीदे हैं ताइवान ने। फिर साउथ चाइना सी में भी चीन का दबदबा कायम रहा इस बरस। फिलीपींस के साथ टकराव हुआ। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश खुलकर सैन्य तैयारियों की बात करने लगे। जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर टकाईची भी इसी बरस चुनकर आई हैं। वो भी चीन की आंखों में आंख डालकर बात कर रही हैं। यूएन हर साल की तरह इस बरस भी बेबस और एक फेल्ड संस्था के रूप में साबित हुआ। गाज़ा से लेकर यूक्रेन तक प्रस्ताव आए, वीटो लगे, बयान दिए गए, लेकिन ज़मीन पर हालात एकदम नहीं बदले। ग्लोबल साउथ ने खुले मंचों से पश्चिमी दोहरे मानकों पर सवाल उठाए और दुनिया की नैतिक अगुवाई को चुनौती दी। इन सब के अलावा जिनजी आंदोलनों की भी इस बरस खूब चर्चा रही। इस साल इसकी जो शुरुआत है वो नेपाल से हुई। नौजवान बेरोज़गारी, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म और पुरानी पार्टियों के कब्ज़े से तंग आ चुके थे। जब सरकार के करप्शन और मंत्रियों के जो बच्चे थे उनके विदेशों में अय्याशी करते हुए जो वीडियो थे वो सोशल मीडिया पर चलने लगे, तो सरकार ने नेपाल में सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। छात्र सड़क पर उतर आए, फिर पुलिस की कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ, हिंसा भड़की, दर्जनों लोग मारे गए। फिर दबाव इतना बढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसके बाद देश में अंतरिम सरकार बनी और सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। अभी वो प्रधानमंत्री हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री। मार्च 2026 में चुनाव होने हैं नेपाल में। लेकिन ये जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ ये सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं थी, ये एक संकेत था कि नेपाल की राजनीति अब बिना युवाओं को सुने नहीं चल सकती है। एशिया में इंडोनेशिया जेनजी गुस्से का जो अगला केंद्र बना। वहाँ युवाओं ने महंगाई, शिक्षा, बजट में कटौती और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। संसद के बाहर छात्र और जो युवा थे वो सड़कों पर आ गए। संसद के बाहर प्रोटेस्ट हुए। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को कई नीतिगत फैसले वापस लेने पड़े। नेताओं के जो भत्ते थे उस पर रोक लगी, उनको कम किया गया।
प्रशासन को सार्वजनिक रूप से संवाद करना पड़ा, नेता या स्टूडेंट लीडर से मिले। पेरू में जेनजी आंदोलन और ज़्यादा उग्र रूप से सामने आया। लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ युवाओं ने पूरे राजनीतिक वर्ग की वैधता पर ही सवाल उठा दिया। अफ्रीका का जो मेडागास्कर है उसने भी जेनजी के प्रदर्शनों का एक अहम उदाहरण माना जाता है। इसी साल 2025 में बड़े प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे जेनजी के, और यहाँ पे क्या मुद्दे थे? बिजली, पानी और रोज़गार, और करप्शन तो एक कॉमन मुद्दा इन देशों में था ही सभी जगह। यहाँ पे दबाव इतना बढ़ा कि इतना तेज़ हुआ कि राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को अपनी सरकार भंग करनी पड़ी और नए राजनीतिक संवाद की शुरुआत करनी पड़ी। केन्या, फिलीपींस और मोरक्को में भी इसी तरह के जेनजी प्रदर्शन हुए। तो 2025 के जेनजी आंदोलनों की जो सबसे बड़ी खासियत वो ये थी कि इनमें कोई एक नेता नहीं था, कोई एक बड़ा झंडा नहीं था, फिर भी ये कई मायनों में अलग अलग जगह पर अलग अलग विक्ट्री इन्होंने पाई। तो ये जो साल था वो आने वाले दशक का एक ट्रेलर मात्र था, जिसमें ताकत, डर, तकनीक और संसाधन मिलकर नई विश्व राजनीति लिखने वाले हैं। और जब इतिहास 2025 को देखेगा तो शायद ये कहेगा कि यहीं से दुनिया ने अपने अगले टकरावों की नींव रखी थी। आपको इस साल की सबसे बड़ी घटना क्या लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी हमारे साथी आनंद ने। मेरा नाम है साजिद, देखते रहिए खबरगांव।